डियर स्टूडेंट्स, अपनों ने कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक चल रहा था। क्लासिफिकेशन अपनों ने देख लिया था। मोनोसेकेराइड देखा था, ओलिगोसेकेराइड देखा था और पॉलीसेकेराइड देखा था। तो मोनोसेकेराइड के अंदर आपको बताया था कि 3 से लेकर 7 कार्बन युक्त क्या होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो उसके अंदर आपकी बुक्स के अंदर 3 वाले के एग्जाम्पल दे रखा है, 4 का भी दे रखा है, 5 का भी दे रखा है, 6 का भी दे रखा है, और जो आपको मैंने यहाँ पर भी बताए हैं। तो उसकी एक टेबल बना लेना और टेबल से अच्छे से उसे रीड आउट कर लेना ताकि आपके माइंड में वो सिंपल से याद हो जाए। और इसी प्रकार से जो मोनोसेकेराइड डाई सेकेराइड दे रखे हैं, कौन से, सुक्रोज दे रखा है, सुक्रोज के बाद में माल्टोज दे रखा है और लैक्टोज दे रखा है। ये 3 डाइसेकेराइड दे रखा है। सुक्रोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। माल्टोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और लैक्टोज के अंदर क्या होता है, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होता है। इस प्रकार से टेबल बना लो ताकि आपके माइंड में वो सिंपल से रहे। ठीक है। तो उसके बाद में पॉलीसेकेराइड देखा था। पॉलीसेकेराइड में क्या था, स्टार्च था, सेलुलोज था और ग्लाइकोजन था। कौन कौन थे पॉलीसेकेराइड के अंदर? पॉलीसेकेराइड के अंदर अपनों ने देखा था, स्टार्च देखा था, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ये देखे थे अपनों ने। ग्लाइकोजन, इन तीनों का सूत्र क्या होता है? तीनों का सूत्र समान ही होता है, C6H10O5 की ट्वाइस N होता है। तो ये जो तीनों पॉलीसेकेराइड दे रखे हैं, इन तीनों सेकेराइड में एक ही एकलिक इकाई होती है। एकलिक इकाई कौन सी होती है, तो ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज क्या होती है, इनमें एकलिक इकाई होती है। मतलब आपस में ग्लूकोज क्या होते जाते हैं, अणु जुड़ते जाते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं, स्टार्च का कर लेते हैं, सेलुलोज का कर लेते हैं और ग्लाइकोजन का निर्माण कर लेते हैं। डिफरेंस इनकी संरचना में होता है। स्टार्च के अंदर क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां आपस में जुड़ी हुई मिलेंगी और सेलुलोज में क्या होगा, बीटा ग्लूकोज की इकाइयां आपस में जुड़ी हुई मिलेगी। ये अपने डीप अपने को पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट सिंपल सा इतना देखना है कि जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड के अंदर जो स्टार्च है, सेलुलोज और ग्लाइकोजन है, इनमें क्या है, जो एकलिक इकाई है वो एक ही है। कौन सी है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज ये आपस में क्या होती जा रही है, जुड़ती जा रही है। जैसे ग्लूकोज का अणु क्या सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। उसी प्रकार से दूसरी ग्लूकोज की इकाई लेंगे, कौन सी आएगी, C6H12O6 आएगी। दोनों आपस में जुड़कर क्या कर लेगी, एक जल का अणु निष्कासित कर देगी। तो फिर रह क्या जाएगा, 6 6 12, तो मतलब कितने आगे, C12, 12 और 12 24, यानी H कितने आगे, 24 में से 2 गए, 22 रह गए। उसी प्रकार से O कितने आगे, एक O निकल गया, 6 और 6 12, तो कितने रह गए, 11। फिर ये वापस इसके साथ एक और जुड़ेगा, C12H22O11 प्लस में एक ग्लूकोज और जुड़ जाएगा। ऐसे ऐसे करते क्या होती जाएगी, चलते जाएंगे और इनकी संरचना क्या हो जाएगी, इस टाइप की बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने देखते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का सूत्र यही है अपना सिंपल सा। अगर इसमें से अगर एक जल का अणु निकाल देता हूं, एक जल का अणु निकाल देता हूं ग्लूकोज में, क्योंकि प्रत्येक ग्लूकोज इकाई क्या करेगी, एक जल का अणु निष्कासित करेगी। तो इसमें से एक जल का अणु निकाल देता हूं, तो जल का अणु निकालता हूं तो सूत्र क्या रह जाता है, C6H10O5 रह जाता है। यही सूत्र यहाँ पर लिखा है और N लगा दिया। क्योंकि ग्लूकोज की इकाइयां जब आपस में जुड़ेगी तो वो क्या करती जाएंगी, एक एक जल के अणु का निष्कासन करती जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके अंदर जो एकलिक इकाइयां होती है ग्लूकोज की वो क्या होती है, अज्ञात होती है। अज्ञात का मतलब अपने काउंट नहीं कर सकते कि कितनी होती है। एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ लाख तक हो सकती है या 1000 तक हो सकती है, यानी फिक्स वैल्यू अपने इसकी काउंट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर एक वर्ड और आता है, वो होता है कि इनके बीच में जो बंध पाया जाता है उस बंध को अपने क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध बोलते हैं। ग्लाइकोसाइड बंध बोलते हैं। ग्लाइकोसाइड बंध क्या होता है, तो ग्लाइकोसाइड बंध का डेफिनेशन आपको सिंपल में ये लिखनी है कि दो मोनोसेकेराइड इकाइयां
आपस में जिस बंध से जुड़ी होती है, आपस में जिस बंध से जुड़ी होती है, आपस में जिस बंध से जुड़ी होती है उस बंध को अपने क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध बोल देते हैं। उस बंध को अपने क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध बोल देते हैं। यानी जो ये दो मोनोसेकेराइड इकाइयां क्यों लिए, क्योंकि एक मानक डेफिनेशन देने के लिए मैंने क्या ले ली, दो मोनोसेकेराइड इकाइयां दे ली। इसके अंदर क्या होती है, असंख्यक मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। कौन से बंध से जुड़ी होती है, तो वो ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ी होती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि स्टार्च के अंदर जो एकलिक इकाइयां होती है वो आपस में कौन से बंध से जुड़ी होती है, तो ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ी होती है। आपसे पूछ ले सुक्रोज के अंदर, सुक्रोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है, उसके अंदर जो दो एकलिक इकाइयां हैं, यानी एक ग्लूकोज है दूसरी फ्रेक्टोज है, वो आपस में कौन से बंध से जुड़ी हुई मिलेगी, तो वो ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ी हुई मिलेगी। किसी से भी पूछ ले आपको, कोई भी, जैसे डाइसेकेराइड पूछ सकता है, उसके बाद में पॉलीसेकेराइड में कोई भी पूछ सकता है कि इनमें जो एकलिक इकाइयां होती है वो आपस में कौन से बंध से जुड़ी होती है, तो वो ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ी हुई होती है। ये बंध कैसा होता है, तो इसकी एक संरचना देख लो आप, डायरेक्ट रटना नहीं है संरचना को और ना ही याद रखना है, बस ये देख लो कि ग्लाइकोसाइड बंध बोलते किसे हैं। तो अपने को पता है जब ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं अपने, ये ग्लूकोज की ऐसे संरचना बनती है, दूसरी ग्लूकोज की संरचना यहां पर ही बना लेता हूं। ये ग्लूकोज की संरचना होती है, अपने बुक्स में नहीं दे रखी लेकिन ग्लूकोज की संरचना यही होती है। अब अपने को पता है कि ग्लूकोज की दोनों इकाइयां, मतलब एक तरफ क्या है, ग्लूकोज है, दूसरी तरफ भी क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज ग्लूकोज किसके अंदर होते हैं, तो अपने को पता है ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज के अंदर होते हैं। यानी माल्टोज है वो किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज की दो एकलिक इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, एक जल के अणु का निष्कासन करेंगे। यहाँ से मान लो OH मैंने निष्कासित कर दिया और यहाँ से मैंने एक H निष्कासित कर दिया, तो शेष रह क्या जाएगा, O रह जाएगा, वो इसके साथ में क्या हो जाएगा, इस टाइप से जुड़ जाएगा। ये किसकी संरचना हो जाएगी, तो ये माल्टोज की संरचना हो जाएगी। माल्टोज की क्या हो जाएगी, ये संरचना हो जाएगी। इसके बीच में जो ये बंध पाया जा रहा है, मतलब ये जो बंध है इनके बीच में, इस बंध को क्या बोल देते हैं अपने, ग्लाइकोसाइड बंध बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताई थी कि दो एकलिक इकाइयां आपस में जिस बंध से जुड़ी होगी उस बंध को अपने क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध बोल देते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि ग्लाइकोसाइड बंध किसे बोलेंगे, तो दो एकलिक इकाइयां या दो मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जिस बंध से जुड़ी होती है उसे ग्लाइकोसाइड बंध कह देते हैं। पजल करने के लिए आपसे बोल देगा कि माल्टोज में ग्लूकोज की इकाइयां आपस में किससे, कौन से बंध से जुड़ी हुई होती है, तो आप यही लिखोगे कि ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ी हुई होती है। फिर और ज्यादा पजल करने के लिए ऐसे वर्ड लिख देगा, स्टार्च सेलुलोज और ग्लाइकोजन में जो एकलिक इकाइयां होती है वो आपस में कौन से बंध से जुड़ी हुई होती है, तो ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ी होती है। बस जहां पर भी मोनोसेकेराइड के बाद में जो भी डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड में आपको बंध पूछे कि इसमें एकलिक इकाइयां कौन से बंध से जुड़ी हुई होती है, तो ग्लाइकोसाइड बंध ही इसका आंसर देना है। और ग्लाइकोसाइड बंध की डेफिनेशन पूछे तो सिंपल सा कि दो मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में कौन से बंध से जुड़ी है, तो उस बंध को अपने बोल देते हैं ग्लाइकोसाइड बंध बोल देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में और जो अपने पॉलीसेकेराइड है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हेमीसेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, लिग्निन हो गया, उसी प्रकार से पेक्टिन हो गया, ये भी क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। लेकिन ये पॉलीसेकेराइड कौन से सेकेराइड होते हैं, ये जटिल पॉलीसेकेराइड होते हैं, जटिल पॉलीसेकेराइड होते हैं, जटिल पॉलीसेकेराइड होते हैं।
जटिल पॉलीसेकेराइड क्यों होते हैं, इनको अपने सरल पॉलीसेकेराइड क्यों बोल देते हैं, इनको अपने सरल पॉलीसेकेराइड इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इनके अंदर एक ही एकलिक इकाई है। कौन सी है, तो वो ग्लूकोज है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बहुसंख्यक यानी एक से अधिक प्रकार की एकलिक इकाइयां पाई जाती है। जैसे जो हेमीसेल्यूलोज है अपना, ये क्या होता है, पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, उस कोशिका भित्ति में किसके साथ, सेल्यूलोज के साथ मिश्रित अवस्था में रहता है। सेल्यूलोज के साथ क्या रहता है, मिश्रित अवस्था में रहता है। उसी प्रकार से जो ये लिग्निन है अपना, ये लिग्निन क्या रहता है, जो रेशेदार पेड़ पौधों का जो रेशेदार भाग होता है उसके साथ सेल्यूलोज के साथ संयुक्त अवस्था में रहता है। यानी हेमीसेल्यूलोज के अंदर सेल्यूलोज भी पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा, हेमीसेल्यूलोज भी पाया जाएगा। लिग्निन के अंदर क्या पाया जाएगा, हेमीसेल्यूलोज भी पाया जाएगा और लिग्निन भी पाया जाएगा। मतलब सेल्यूलोज किसका हिस्सा होता है, लिग्निन का भी हिस्सा होता है। सेल्यूलोज किसका हिस्सा होता है, हेमीसेल्यूलोज का भी क्या होता है, हिस्सा होता है। उसी प्रकार से सेल्यूलोज किसका हिस्सा होता है, पेक्टिन का भी हिस्सा होता है। इस प्रकार की ये जो संरचना बनती है इनकी, ये संरचना क्या हो जाती है, जटिल हो जाती है। जटिल संरचना के कारण इनको क्या बोल देते हैं, जटिल पॉलीसेकेराइड भी बोल देते हैं। सरल पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, तो एग्जांपल दोगे स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एक ही एकलिक टाइप की इकाइयां पाई जाती है। जटिल पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, तो ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनमें क्या होता है कि एक से अधिक एकलिक इकाइयां आपस में जुड़ी हुई मिलेगी। एक से अधिक अलग टाइप की एकलिक इकाइयां, अलग टाइप की एकलिक इकाइयां जिसे अपने क्या बोल सकते हैं, मोनोसेकेराइड भी बोल सकते हैं, जुड़ी हुई मिलेगी, उसे अपने किस में काउंट करेंगे, तो जटिल पॉलीसेकेराइड में काउंट करेंगे। जटिल पॉलीसेकेराइड में उसे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। एग्जाम्पल पूछेगा तो हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन और पेक्टिन। क्यों होता है, तो इसका रीजन सिंपल सा देना है कि इसके अंदर जो हेमीसेल्यूलोज होता है वो सेल्यूलोज के साथ मिश्रित अवस्था में रहता है। लिग्निन होता है वो भी क्या रहता है, सेल्यूलोज के साथ संयुक्त अवस्था में, मिश्रित अवस्था में रहता है। पेक्टिन होता है वो भी क्या रहता है, सेल्यूलोज के साथ संयुक्त अवस्था में या मिश्रित अवस्था में रहता है। तो ये अपनी पॉलीसेकेराइड की कुछ अलग टाइप की अपने बुक्स के अंदर लिखी हुई है, वो डेफिनेशन है। उसके बाद में ये एक वर्ड और आता है यकृत शर्करा। यकृत स्टार्च किसे कहते हैं, ये भी आपसे पूछ लेगा। तो यकृत स्टार्च के लिए यूज ग्लाइकोजन को किया जाता है। ग्लाइकोजन को क्या बोल देते हैं, अपने यकृत स्टार्च भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि इन तीनों का सूत्र है क्या, इन तीनों का सूत्र है क्या, समान ही है। इसलिए मतलब स्टार्च का, सेल्यूलोज का और ग्लाइकोजन का, तीनों का सूत्र क्या है, समान। अपने को पता है C6H10O5N है। और ये ज्यादातर कहां पर पाया जाता है, जो ग्लाइकोजन होता है, ये यकृत में बहुत मात्रा में मिलता है। बहुत मात्रा में क्या पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, यकृत स्टार्च भी बोल देते हैं। यकृत स्टार्च किसे कहते हैं, तो ग्लाइकोजन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यकृत में बहुत मात्रा में मिलता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, यही जो सरल पॉलीसेकेराइड है, एग्जांपल दीजिए। तो तीन इसके सरल पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हो जाएंगे। जटिल पॉलीसेकेराइड के तीन एग्जांपल दीजिए, कोई भी एग्जांपल दीजिए। तो हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन और पेक्टिन इसके क्या हो जाएंगे, एग्जांपल हो जाएंगे। इनमें जो एकलिक इकाइयां होगी आपस में कौन से बंध से जुड़ी हुई मिलेगी, तो ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ी हुई मिलेगी। यहाँ तक तो पॉलीसेकेराइड अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। पॉलीसेकेराइड कौन से कार्बोहाइड्रेट में वर्गीकृत कर रहे थे, अपने रासायनिक संरचना के आधार पर या फिर आणविक संरचना के आधार पर। जो तीन वर्गीकरण देखा था उसका लास्ट पॉइंट कौन सा था, पॉलीसेकेराइड था। ठीक है, क्यों पॉलीसेकेराइड कह रहे थे, क्योंकि इसमें असंख्य मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई मिलती है। कौन से बंध से, तो ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ी हुई मिलती है। उसके बाद में अपना सेकंड पॉइंट टॉपिक आता है प्रोटीन। सेकंड टॉपिक अपना आता है कि प्रोटीन किसे कहते हैं। प्रोटीन अपनों ने बहुत बार नाम सुना होगा कि इसमें इस प्रोटीन की कमी के कारण इसका रंग ऐसा है, इसमें प्रोटीन की कमी के कारण इसके त्वचा पर धब्बे हैं, या फिर प्रोटीन की कमी के कारण ये लंबा नहीं हो पा रहा, वो बोनमीटा पिलाओ इसे। इस टाइप के बहुत बार अपनों ने सुना। लेकिन रियलिटी में प्रोटीन होता क्या है, तो प्रोटीन शब्द की अगर अपने गहराई में देखें तो ये ग्रीक भाषा के शब्द को किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटियस से मिलकर बना हुआ है। प्रोटियोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्राथमिक
महत्व, प्राथमिक महत्व यानी प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अब ये जो प्रोटीन शब्द है ये ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है, प्राथमिक महत्व। मतलब प्राथमिक महत्व वाले कि शरीर की विकास, वृद्धि, शरीर की जो वृद्धि, विकास आदि के लिए, जो जीवन के लिए सबसे पहले यौगिक यानी पहले जो अपने को यौगिक चाहिए वो कौन से यौगिक चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन को इसलिए तो क्या बोल देते हैं, प्राथमिक महत्व वाले यौगिक भी कह देते हैं। प्राथमिक महत्व वाले यौगिक क्यों कहते हैं, क्योंकि शरीर की वृद्धि और विकास में जो सहायक यौगिक होते हैं, जो प्राथमिक तत्व होते हैं या प्राथमिक महत्व वाले यौगिक होते हैं, वो कौन से होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, जीवन के प्राथमिक महत्व के यौगिक भी बोल देते हैं या जीवन यौगिक भी बोल देते हैं। जीवन यौगिक भी इन्हें क्या बोल देते हैं, कह देते हैं। इनकी कमी से क्या होता है कि शरीर का विकास नहीं हो पाता। इनकी कमी से क्या क्या होता है, शरीर का विकास नहीं हो पाता। जैसे अपनों ने देखा होगा कि थोड़े ही समय में, यानी कहने का मतलब 22-23 साल में किसी के बाल झड़ने लग जाते हैं, तो उसका कारण है कि उसमें प्रोटीन की कमी है। नाखून देखे हैं, किसी के नाखून क्या हो जाते हैं, तेजी से बड़े हो जाते हैं, किसी के नाखून तेजी से आ ही नहीं पाते, तो उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन की वृद्धि और कमी के कारण होता है। दूसरे अपने क्या देखते हैं, जो त्वचा होती है, त्वचा पर जो धब्बे आते हैं या कुछ भी आ जाते हैं, सफेद होती है, वाइटनेस होती है, धूप के कारण एकदम ही क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, तो वो किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है। कह सकते हैं कि शरीर की जो जितनी भी, जैसे जीवधारियों के बाल हो गए, नाखून हो गए, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन हो गया, मांसपेशियां हो गई, ये सारे किसके बने होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। ये बाल अपने शरीर पर जो उगे हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि नाखून की वृद्धि के लिए, बालों की वृद्धि के लिए, मांसपेशियों की वृद्धि के लिए, उसी प्रकार के शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, उसके लिए, सबके लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन इन सभी के लिए जरूरी होने के कारण, मतलब जीवन की जो जैविक क्रियाएं हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण इसे प्राथमिक तत्व भी क्या बोल देते हैं, अपने कह देते हैं। कहने का रीजन इसका यही है कि ये ग्रीक भाषा के प्रोटियस से मिलकर बना हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है, प्राथमिक महत्व वाले यौगिक। और प्राथमिक महत्व वाले यौगिक क्यों, क्योंकि ये शरीर की सभी जो आवश्यक क्रियाएं हैं, आवश्यक जैविक क्रियाएं या फिर आवश्यक जो वृद्धि है, उनके लिए ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसलिए प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्राथमिक तत्व भी कहते हैं। लेकिन ये तो अपनों ने सिंपल जो दैनिक जीवन में डेफिनेशन थी वो यूज की है। इसकी मानक डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी मानक डेफिनेशन जब निकालते हैं प्रोटीन की, तो वो ऐसे निकल के आती है। प्रोटीन अपने उसको बोलते हैं उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले अमीनो अम्लों के जैव बहुलकों को अपने क्या बोल देते हैं, प्रोटीन कह देते हैं। उच्च अणुभार मतलब जो प्रोटीन के अणु होंगे उनका भार क्या होगा, जो सामान्य अणु होता है उससे बहुत दुगना होगा। दुगने का मतलब, कहने का मतलब हजारों गुना होगा या लाखों गुना होगा। काउंट नहीं कर सकते कि एक प्रोटीन के अंदर कितने अणु जुड़े हुए हैं, एक प्रोटीन के अंदर कितने अणु जुड़े हुए हैं, ये अपने काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने यही बोलते हैं कि जो उच्च अणुभार वाले अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल डेफिनेशन आएगी कि अमीनो अम्ल कौन से होते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक अमीनो समूह पाया जाए और दूसरा उसी के अंदर क्या पाया जाए, कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाए, उस समूह को अपने क्या बोल देते हैं, अमीनो समूह बोल देते हैं। उच्च अणुभार वाले अमीनो अम्लों के जैव बहुलक होते हैं। जैव का मतलब प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, ये निर्मित होते हैं। अपने इसे किसी भी प्रकार से बना नहीं सकते। हाँ बनाते हैं, कृत्रिम बनाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर क्या होते हैं, जैविक क्रियाओं में मिलते हैं। मतलब जो जीव जंतु जीवित है उनमें क्या होते हैं, ये प्रोटीन मिलते हैं। तो ये बहुलक का मतलब होता है कि उच्च अणुभार वाले यौगिक को ही अपने क्या बोल देते हैं, उच्च अणुभार वाले यौगिक को ही बहुलक बोलते हैं। उच्च अणुभार वाले यौगिक को ही अपने क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं।
तो इसलिए अपनों ने क्या लिख लिया, जैव बहुलक वर्ड लिख लिया। तो प्रोटीन की सामान्य डेफिनेशन में इतना ही लिखना है कि उच्च अणु भार वाले अमीनो अम्लों के जो जैव बहुलक होते हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। उच्च अणु भार वाले अमीनो अम्लों के क्या होते हैं, जैव बहुलक होते हैं। यानी इसके अंदर जो अमीनो अम्ल होंगे, अमीनो अम्ल जैसे कोई ग्लाइसिन हो गया, ये भी क्या है, अमीनो अम्ल है। इसके अंदर क्या होगी कि जो अमीनो अम्ल, ये ग्लाइसिन की इकाइयां आपस में क्या होंगी, जुड़ी हुई मिलेंगी। जैसे अपनों ने स्टार्च में देखा था कि इसमें ग्लूकोज की एकले की इकाइयां आपस में क्या हुई, जुड़ी हुई मिली थी। कौन से बंध से, ग्लाइकोसाइड बंध से। तो इसके अंदर भी क्या होंगे कि जो अमीनो अम्ल होंगे वो अमीनो अम्ल आपस में क्या होंगे, पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए मिलेंगे। पेप्टाइड बंध से क्या होंगे, पेप्टाइड बंध से क्या होंगे, जुड़े हुए मिलेंगे। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं अपने, उच्च अणु भार वाले अमीनो अम्लों के जैव बहुलक को क्या बोल देते हैं, प्रोटीन बोल देते हैं। जिस टाइप से स्टार्च को अपने अगर डेफिनेशन देते हैं तो ग्लूकोज की एकले की इकाइयां आपस में जिस बंध से यानी ग्लाइकोसाइड बंध से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। उसी प्रकार से जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के अंदर जो एकले की इकाई होती है वो कौन सी होती है, अमीनो अम्ल होती है। और वो अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़ेगी और पेप्टाइड बंध से जुड़कर जिसका निर्माण करेगी, जिस जैव बहुलक का निर्माण करेगी, उसको अपने किस में काउंट कर लेंगे, प्रोटीन के अंदर काउंट कर लेंगे। तो डेफिनेशन आपको सिंपल से याद रखनी होगी, माइंड में सेट रखनी होगी। क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ लेता है कि प्रोटीन के अंदर जो अमीनो अम्ल होते हैं आपस में कौन से बंध से जुड़े हुए मिलते हैं, तो पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए मिलते हैं। तो प्रोटीन के अंदर एकलिक इकाइयां कौन सी होती है, तो अमीनो अम्ल क्या होती है, एकलिक इकाइयां होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन के बारे में सामान्य बेसिक जानकारी थी। फिर पूछ लेते हैं कि प्रोटीन का संगठन क्या होता है, प्रोटीन का संगठक क्या होता है, संगठन या फिर संगठक। तो प्रोटीन के अंदर अपने को पता है ये ज्यादातर क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त होते हैं, नाइट्रोजन युक्त होते हैं। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक भी बोल सकते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। अधिकांशतः जो प्रोटीन होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। मतलब उसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। ये तो अपनों ने डिसाइड कर लिया कि इसकी सामान्य जो ये लैंग्वेज में बोल रहा है कि इसके संगठन में क्या कुछ होना चाहिए। तो अपने ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, कार्बन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है और अधिकांशतः और अन्य मामलों में, अन्य प्रोटीनों में क्या कुछ मिल सकता है अपने को, तो सल्फर भी मिल सकता है, फास्फोरस भी मिल सकता है, आयोडीन भी मिल सकता है। तो ये प्रोटीन के संगठक होते हैं। प्रोटीन के संगठन पूछेगा तो अपने को पहले तो ये लैंग्वेज माइंड में रखनी होगी कि नाइट्रोजन के क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन के नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को अपने क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। अधिकांश जो प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, अर्थात उसके अंदर नाइट्रोजन मुख्यतः मात्रा में मिलता ही है। क्यों मिलता है, क्योंकि अपनों ने जो भी देखी थी ग्लाइसिन, क्योंकि ये अमीनो अम्लों के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। अमीनो अम्लों के क्या होते हैं, अमीनो अम्लों पाया जाता है। तो अमीनो अम्लों में कौन सा प्रेजेंट होगा, एक तो अमीनो यानी क्षारीय समूह प्रेजेंट होगा, दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट होगा। तो ये नाइट्रोजन तो हमेशा क्या होगा, मिलेगा अधिकांश यौगिक में, क्योंकि अमीनो अम्लों के क्या है, मैंने डेफिनेशन में लिखाया था कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं, आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए मिलते हैं प्रोटीन के अंदर। तो अमीनो अम्लों में होता क्या है, एक तो क्षारीय समूह होता है कौन सा, अमीन, दूसरा एक कार्बोक्सिल समूह होता है कौन सा, COOH। मतलब नाइट्रोजन तो क्या होगा, मिलेगा। तो इसलिए ये डेफिनेशन में बोल देता है कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं तो मतलब नाइट्रोजन तो इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर कार्बन भी अपने देखते हैं कि कार्बन भी प्रेजेंट है, फिर ऑक्सीजन भी अपने को मिल रहा है, फिर हाइड्रोजन भी मिल रहा है। ये तो सामान्यतः क्या होते हैं, अधिकांशतः प्रोटीन में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रोटीन होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, उसमें कौन सा पाया जाता है, तो सल्फर पाया जाता है। तो जैसे थायरोक्सिन में कौन सा पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है। इस टाइप के जो प्रोटीन होते हैं
उनमें ये क्या पाए जाते हैं, अन्य टाइप के संगठन पाए जाते हैं, मतलब तत्व पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ ले कि प्रोटीन के संगठन में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं या प्रोटीन का संगठन क्या होता है, तो आप ये लिखोगे कि प्रोटीन के संगठन में नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व अन्य मात्रा में क्या होता है, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन भी मिलता है। ये आप संगठन के अंदर लिखोगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना, थोड़ी सी बेसिक चीजें चार तो अपने ने वैसे निकाल लिए, अन्य याद रखने अपने को सिर्फ सल्फर याद रखना है, फास्फोरस याद रखना है और एक आयोडीन याद रखना है। ये तीन याद रखना है। चार तो इसकी एक सूत्र बता दूंगा, उस सूत्र के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि इसके अंदर क्या होंगे। ये चार तो मुख्य रूप से पाए जाएंगे। फिर आता है कि अमीन प्रोटीन का जब जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। प्रोटीन का अगर जल अपघटन कराए तो क्या मिलेगा अपने को, तो प्रोटीन का जब आंशिक जल अपघटन कराते हैं, आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो पेप्टाइड प्राप्त होता है। आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पेप्टाइड प्राप्त होता है। और पूर्ण रूप से जल अपघटन कराते हैं, या फिर अपने ये कह सकते हैं कि प्रोटीन का पूर्ण जल अपघटन कराने पर तो अल्फा अमीनो अम्ल बनेंगे। जैसे अपनों ने स्टार्च का देखा था ना कि स्टार्च का जब जल अपघटन करा रहे थे, स्टार्च का जल अपघटन करा रहे थे, क्या प्राप्त हो रहा था, ग्लूकोज प्राप्त हो रहा था। ग्लूकोज की n इकाइयां प्राप्त हो रही थी, ये अपनों ने देखा था। उसी प्रकार से क्या होगा कि जो स्टार्च है उसका जो जल अपघटन करा रहे हैं उससे तो n ग्लूकोज की इकाइयां मिल रही है, अपने को पता है। और स्टार्च में जो स्टार्च होता तो वो आपस में ग्लाइकोसाइड, यानी स्टार्च के अंदर क्या था, ग्लूकोज की इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ी हुई मिल रही थी। उसी प्रकार से जो प्रोटीन हो रहा है, प्रोटीन का जब पूर्ण रूप से जल अपघटन करा रहे हैं तो अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त हो रहे हैं, और अल्फा अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़कर क्या बना रहे थे, प्रोटीन का निर्माण कर रहे थे। इस टाइप से आप क्या रखोगे, इनको याद रख सकते हो कि अपनों ने पता है कि स्टार्च के अंदर एकलिक इकाई कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है। उसी प्रकार से प्रोटीन के अंदर एकलिक इकाई अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं। स्टार्च के अंदर एकलिक इकाई ग्लूकोज है, प्रोटीन के अंदर एकलिक इकाई अल्फा अमीनो है। स्टार्च के अंदर ग्लूकोज आपस में कौन से बंध से जुड़ा हुआ मिलेगा, अपने को ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो अल्फा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर जो अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं वो आपस में कौन से बंध से जुड़े हुए मिलेंगे, पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए मिलेंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन का जब आंशिक जल अपघटन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो पेप्टाइड प्राप्त होता है। और जब प्रोटीन का पूर्ण रूप से जल अपघटन कराया जाता है तो अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि प्रोटीन के जल अपघटन की यानी अभिक्रिया दीजिए, तो डायरेक्ट आप इतना ही लिख देना कि प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन पेप्टाइड और पेप्टाइड का आंशिक पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो अल्फा अमीनो अम्ल बनेगा, अल्फा अमीनो अम्ल बनेगा। तो इससे अब अपने को एक डिसीजन ये भी निकलता है कि जो प्रोटीन होता है वो अल्फा अमीनो अम्लों का क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। यानी जो अल्फा अमीनो अम्ल है वो आपस में जुड़कर पेप्टाइड बनाएंगी, और बहुत सारी पेप्टाइड आपस में जुड़कर, यानी जिसे अपने क्या बोल सकते हैं, पॉली का मतलब 2 तक तो अपने डाई बोल देते हैं, 3 तक ट्राई, 4 तक टेट्रा, ऐसे ऐसे करके जब आगे बढ़ने लग जाते हैं ना तो अपने डायरेक्ट पॉली वर्ड यूज कर लेते हैं। पॉली का मतलब होता है 2 से अधिक, 2 से अधिक को अपने किस में काउंट कर लेंगे, पॉली में काउंट कर लेंगे। अगर मान लो 3 अल्फा अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हैं तो उसे ट्राई बोलते हैं अपने। लेकिन अगर अपने को अल्फा अमीनो की संख्या नहीं पता कि कितने अल्फा अमीनो आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसलिए इनके साथ मान लो असंख्यक का कोई संख्या काउंट नहीं हो रही, अल्फा अमीनो जुड़कर क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करेंगे। मतलब कितने पेप्टाइड का निर्माण करेंगे, पॉली का मतलब कितने भी हो सकते हैं, 2 के बाद में कितने भी, 2 से लेके लाखों तक कितने भी हो सकते हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लेंगे, प्रोटीन का निर्माण कर लेंगे। इस टाइप से आप इनको क्या रखना, माइंड में रखना। जैसे ग्लूकोज आपस में जुड़ते जाएंगे ग्लाइकोसाइड बंध से, ग्लूकोज पहले अगर ग्लूकोज जुड़ेगा तो वो किसका निर्माण करेगा, माल्टोज का निर्माण करेगा। फिर एक ग्लूकोज की अन्य इकाई जुड़ेगी, फिर एक जुड़ेगी, उस टाइप से क्या होती जाएगी, ये प्रक्रिया चलती जाएगी और किसका निर्माण होगा, स्टार्च का। उसी प्रकार से एक अल्फा अमीनो अम्ल दूसरा अल्फा अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करेगा, पेप्टाइड का निर्माण करेगा। फिर एक और अल्फा अमीनो
अम्ल जुड़ेगा, फिर एक और जुड़ेगा, इससे क्या होती जाएगी, अनेक सारी पेप्टाइड बनती जाएगी और पॉलीपेप्टाइड से क्या हो जाएगा, अंत में प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड किससे कहते हैं, प्रोटीन किसे कहते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल किसे कहते हैं। प्रोटीन के अंदर जो एक्लेक इकाइयां होती है वो अल्फा अमीनो कहलाती है। अल्फा अमीनो आपस में जुड़कर जिसका निर्माण करते हैं उसे पेप्टाइड कहते हैं। पेप्टाइड आपस में जुड़कर क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। और पॉलीपेप्टाइड किसको बोलते हैं, अपने प्रोटीन को बोलते हैं। मतलब पॉलीपेप्टाइड एक बार है क्या, प्रोटीन ही है। तो ये पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के बीच में डिफरेंस था। यानी पॉलीपेप्टाइड को अपने क्या बोल देते हैं, प्रोटीन बोल देते हैं, और प्रोटीन को क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि जो बहुत सारी पेप्टाइड होगी आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेगी, प्रोटीन का निर्माण करेगी। बहुत सारी पेप्टाइड आपस में जुड़ रही है, तो इसलिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, पॉली वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक प्रोटीन का संगठन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है।